Good morning, student. Today we will start with the properties of amino acids, and earlier as we have studied the chemical properties of amino acids, in reference to that and in continuation we will study one more topic which is called as zwitterion. जैसे हमने अभी तक पढ़े हैं, जनरली जो हम यूजुअली आयंस के बारे में जब सुनते हैं तो हम कैटायंस या एनायंस के बारे में सुनते हैं, जैसे ऋणायन और धनायन. ऐसे ही एक और वर्ड जो कि कॉमनली यूज़ होता है इन केस ऑफ अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, पेप्टाइड्स एक्सेट्रा, उसमें हम zwitterion के बारे में भी डिस्कस करते हैं. तो एक्चुअली zwitterions क्या हैं? इन अमीनो एसिड्स वन अमीनो ग्रुप एंड वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज़ प्रेजेंट. यानी ये zwitterion जो है अमीनो एसिड्स में एक अमीनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है. अमीनो ग्रुप जो है वो बेसिक नेचर का है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो एसिडिक नेचर का है. देयरफॉर दीज ग्रुप्स रिएक्ट इंटरनली एंड फॉर्म एन इंटरनल सॉल्ट. यानी एक ही कंपाउंड में क्योंकि अमीनो ग्रुप भी प्रेजेंट है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी प्रेजेंट है, जो एक एसिडिक नेचर का है, एक बेसिक नेचर का है. इस अमीनो ग्रुप में जो अमीनो ग्रुप है वो बेसिक नेचर का है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो एसिडिक नेचर का है, और दोनों क्योंकि एक ही कंपाउंड में प्रेजेंट हैं इसलिए ये एक इंटरनल सॉल्ट जो है उसको भी बनाते हैं. ड्यू टू दिस रीज़न, जैसा कि हमने यहाँ पर फॉर्मूले में बताया है, RCH NH2COOH ये इक्विलिब्रियम में रहता है, जिसमें कि NH2 जो है वो NH3 पॉजिटिव और COOH जो है वो COO नेगेटिव, यानी अपने स्वरूप बदलते हुए वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहते हैं. ड्यू टू दिस रीज़न ओनली प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमीनो एसिड्स रिजेंबल मोर than its salt in comparison to saturated amino acids and saturated carboxylic acid. तो individually वो saturated amino acids या saturated carboxylic acids के रूप में न बिहेव करके एक सॉल्ट के रूप में ज़्यादा अधिक जो है वो बिहेव करते हैं. These salts are obtained by the internal reactions having two poles. जैसा कि हमने ऊपर के फॉर्मूले में ही देखा है, दीज सॉल्ट्स आर ऑब्टेन्ड बाय द इंटरनल रिएक्शन हैविंग टू पोल्स, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव पोल्स. देयरफॉर दीज आर कॉल्ड एज डाईपोलर आयंस और zwitterions, या फिर इनको एम्फोलाइट आयंस भी कहते हैं. तो डाईपोलर आयंस से ही हमारा नाम से ही जैसे हमें पता चल रहा है, दो तरह की पोलैरिटी है इसमें, नेगेटिव पोलैरिटी भी है और पॉजिटिव पोलैरिटी भी है. इसीलिए इसको हम किसी भी नाम से बुला सकते हैं. डाईपोलर आयन भी बोल सकते हैं, zwitterion भी बोल सकते हैं, या फिर एम्फोलाइट आयन भी बोल सकते हैं. द डाईपोलर स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड कैन बी प्रूव्ड बाय द फॉलोइंग एक्ट. तो इनका जो डाईपोलर स्ट्रक्चर है इन अमीनो एसिड्स का, वो किन बातों से हमें पता लग सकता है, जैसे कि एलिफेटिक अमीन्स और कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स आर लो मेल्टिंग एंड लो बॉइलिंग वोलेटाइल कंपाउंड्स. यानी एलिफेटिक अमीन्स और कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स अपने आप में, जो प्योर एलिफेटिक अमीन्स और कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है, और वो वोलेटाइल कंपाउंड्स होते हैं. जबकि अमीनो एसिड्स कैसे हैं? नॉन वोलेटाइल हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, और एट हाई टेम्परेचर दे मेल्ट विद डीकॉम्पोजिशन. यानी दे आर एक्चुअली नॉन वोलेटाइल. अमीनो एसिड्स आर नॉन वोलेटाइल, क्रिस्टलाइन होते हैं, और जब हाई टेम्परेचर पर इनको गर्म किया जाता है तो वो डिकम्पोज हो जाते हैं. सेकेंडली, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट वैल्यू ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ अमीनो एसिड इज़ हाई. जो इनका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ है वो, उनकी वैल्यू जो है वो भी ज़्यादा होती है. ऐसे ही डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जो है अमीनो एसिड्स की हाई है. तो किसके कंपैरिजन में? इन कंपैरिजन टू दी एलिफेटिक अमीन्स या कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स, इनकी डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू भी हाई है, इनका डाइपोल मोमेंट भी हाई है, और ये नॉन वॉलेटाइल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं. फिर वैल्यू ऑफ एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ अमीनो एसिड्स इज़ कंपैरेटिवली लो. जो इनकी
जो इनकी एसिडिटी की वैल्यू है या बेसिसिटी की वैल्यू है अमीनो एसिड्स की, वो कंपैरेटिवली क्या है, कम है। फॉर एग्जांपल वैल्यू ऑफ Ka फॉर एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड इज़ नियरली इन द ऑर्डर ऑफ 10 टू रेज़्ड पावर -5 की रेंज में। तो जो Ka की वैल्यू है एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की, वो कितनी है, 10 टू रेज़्ड पावर -5 की रेंज में है। वेराज फॉर द अमीनो एसिड द वैल्यू इज़ 10 रेज़्ड टू द पावर -10। ऐसे ही Kb की वैल्यू जो है एलिफैटिक प्राइमरी अमीन्स की किस रेंज की है, 10 रेज़्ड पावर -12। तो जब हम इनकी एसिडिटी या बेसिसिटी की वैल्यू भी स्टडी करते हैं, वो भी इन कंपैरिजन टू द ओरिजिनल एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स या एलिफैटिक अमीन्स, वो वैल्यू जो है काफ़ी कम है। फिर अमीनो एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। तो अमीनो एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। अमीनो एसिड्स जो हैं, क्योंकि उनका प्रकृति कैसी है, सॉल्ट की प्रकृति है, और इस वजह से ही वो पानी में अधिक घुलनशील हैं, जबकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में घुलनशील नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़, जब हम इनकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी की भी स्टडी करते हैं, तो भी ये पाया गया है कि यहाँ पर कोई भी फ्री अमीनो एसिड या कोई भी फ्री कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो उपस्थित नहीं है। तो फ्री कार्बोक्सिलिक ग्रुप या फ्री अमीनो ग्रुप की उपस्थिति ही बताएगी कि वो प्योरली एलिफैटिक अमीन है या कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, जबकि स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी में ऐसा कुछ भी नहीं पता लगता है कि अमीनो ग्रुप या कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री है। तो दैट मीन्स ये जो है एक ज्वेटर आयन के रूप में रहता है और इंटरकन्वर्टेबल रहता है अपने सॉल्ट के रूप में। फ्रॉम द अबव प्रॉपर्टी इट हैज़ बीन कंक्लूडेड, तो इन प्रॉपर्टीज़ से हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं कि ये जो अमीनो एसिड है, इंस्टेड ऑफ फ्री अमीनो या कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये फ्रीली जो ग्रुप्स हैं ये ना उपस्थित होके ज़्यादा पॉसिबिलिटी क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ डाइपोलर आयंस सो कॉल्ड फॉर्म्ड बाय द इंटरनल रिएक्शन। तो अंदरूनी रिएक्शन की रिएक्शन की वजह से ये क्या है, प्योर कार्बोक्सिलिक ग्रुप में या प्योर अमीनो ग्रुप में उपस्थित ना होकर किस रूप में उपस्थित रहते हैं, एक डाइपोलर आयन के रूप में उपस्थित होते हैं। द अबव स्ट्रक्चर शोज दैट द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अमीनो एसिड, इसमें भी हम देखते हैं कि जो इनका एसिडिक कैरेक्टर है ये किसकी, इन अबव स्ट्रक्चर शोज दैट द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अमीनो एसिड इज बिकॉज ऑफ द NH3+ ग्रुप प्रेजेंट एंड नॉट बिकॉज ऑफ द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब यहाँ पर विशेष रूप से ये ध्यान देने की बात है कि जो ये अमीनो एसिड्स हैं, इनमें जो एसिडिक नेचर है या जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो किन कारणों से है। तो इन स्ट्रक्चर की वजह से हम ये पता लगाते हैं कि इसमें जो एसिडिक कैरेक्टर है अमीनो एसिड में, ये किसकी उपस्थिति की वजह से है, ये NH3+ ग्रुप की प्रेजेंस से है, ना कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप की वजह। सेम वे बेसिक कैरेक्टर जो है वो COO नेगेटिव ग्रुप की बजाय ये NH2 ग्रुप की उपस्थिति की वजह से है। तो जब हम इनकी रिएक्शन स्टडी करते हैं तो एसिडिक बिहेवियर किस वजह से शो हो रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ये जो अमीनो एसिड का ज्वेटर आयन है वो रिएक्ट करके वाटर के साथ हाइड्रोनियम आयन बनाता है, जो कि उसके एसिडिक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वेराज यही ज्वेटर आयन वाटर की उपस्थिति में जब रिएक्ट करता है तो OH- आयन प्रोड्यूस करता है, जो कि उसकी बेसिक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पर हमें जो मेन बात समझने की है, हियर पॉइंट टू रिमेंबर इज़ कि इफ़ एनी अमीनो एसिड हैज़ NH3 एंड carboxylic groups and if there is a competition between the two group to eliminate proton, यानी इन दोनों ग्रुप्स की उपस्थिति भी हो और इन दोनों ग्रुप्स में कंपटीशन हो कि कौन जो है प्रोटॉन को इसमें से निकालेगा, तो देन कार्बोक्सिलिक ग्रुप विल एलिमिनेट द प्रोटॉन। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है प्रोटॉन को एलिमिनेट करेगा। तो इसलिए अमीनो एसिड्स जो है अलग अलग माध्यम में अलग अलग बिहेवियर्स शो करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि दोनों ग्रुप उपस्थित हैं, NH3 और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो अगर इन दोनों ग्रुप्स की उपस्थिति है और दोनों में से कंपटीशन हो कि कौन सा ग्रुप जो है वो प्रोटॉन को एलिमिनेट करेगा, तो जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो NH3 ग्रुप को डोमिनेट करेगा, किस कंडीशन में, प्रोटॉन को एलिमिनेट करने में। तो यही अमीनो एसिड जो है अलग अलग माध्यम में अलग अलग रूप से बिहेव करता है। जैसे कि पहली रिएक्शन जब हम देखते हैं एसिडिक मीडियम में, अमीनो एसिड बिहेव्स लाइक अ बेस एंड गिव्स अ वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग बेस
और स्ट्रॉन्ग एसिड यानी ज्वेटर आयन जो है दैट इज एक्टिंग एज अ स्ट्रॉन्ग बेस, और हाइड्रोनियम आयन जो है स्ट्रॉन्ग एसिड के रूप में बिहेव करता है, और एक किसका मॉलिक्यूल निकल जाता है, HCl का मॉलिक्यूल निकल जाता है, जिससे कि हमें वीक एसिड मिलता है और एक वीक बेस मिलता है। तो एसिडिक माध्यम में अमीनो एसिड बिहेव्स एंड गिव्स अ वीक एसिड। तो उसका बिहेवियर जो है बेस के रूप में है और वो एक वीक एसिड जो है उसको शो करेगा, उसको प्रोड्यूस करेगा। ऐसे ही अगर स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम है, स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम की उपस्थिति में भी अमीनो एसिड जो है वो इट बिहेव्स लाइक एसिड और क्या देता है, वीक बेस देता है। तो अगेन ये स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के रूप में बिहेव कर रहा है OH माइनस की उपस्थिति में, और एक वीक बेस प्रोड्यूस कर रहा है और एक वीक एसिड प्रोड्यूस कर रहा है। तो दोनों माध्यमों में अलग अलग वही ज्वेटर आयन जो है अलग अलग माध्यम में स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस की उपस्थिति में अलग अलग बिहेव करते हुए अलग अलग कंपाउंड की प्राप्ति कराता है। तो जो अबव केस है, जिस एसिडिक मीडियम में वो वीक एसिड देता है और बेसिक मीडियम में वो एक वीक बेस की उपस्थिति या उसको देता है। तो हमारे पास यहाँ पर दोनों तरह की ही पॉसिबिलिटी है। तो एक्वस सोल्यूशन में यानी पानी की उपस्थिति में 3 आयंस देता है और ये आयंस जो है इक्विलिब्रियम में रहते हैं। ये 1, 2 और 3 जो आयंस हैं ये अलग अलग उसमें इक्विलिब्रियम में रहते हैं एक्वस सोल्यूशन में। तो ड्यू टू द इक्विलिब्रियम ऑफ 3 आयंस अमीनो एसिड गिव्स कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो इन तीनों आयंस की उपस्थिति की वजह से क्या हुआ है कि जो ये रिएक्शंस देगा वो अमीनो ग्रुप की वजह से भी देगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की वजह से भी देगा। तो जो थर्ड आयन है वहाँ पर हमारे पास फ्री कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, देयरफॉर एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन यहाँ पर हो सकती है। ऐसे ही ये जो थर्ड आयन है ये रिएक्शन और इक्विलिब्रियम जो है यदि वो शिफ्ट होता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आयन के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आयंस की उपस्थिति की वजह से ये अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक जो रिएक्शंस है, केमिकल रिएक्शंस जो हैं उनको प्राप्त कराएंगे। इसी की तरह फिर हम एक और जो इसमें टॉपिक है जिसको कि हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं, इसको भी स्टडी करते हैं। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, वी नो दैट aqueous solution of any electrolyte electric potential is applied, that is on passing current. We know that in aqueous solution of an electrolyte electric potential is applied, that is on passing current. यदि हम किसी भी aqueous solution में क्या करें, इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं तो कैटायन गोज़ टू कैथोड एंड एनायन गोज़ टू एनोड, यानी अपने अपने पोल पर वो चला जाएगा। कैटायन जो है वो कैथोड पे जाता है और एनायन जो है वो एनोड पे जाता है। जब हम किसी भी एक्वस सोल्यूशन में जो कि पोलर सोल्यूशन हो तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर कैटायंस और एनायंस जो हैं वो कैथोड और एनोड पे रेस्पेक्टिवली चले जाते हैं। अमीनो एसिड्स जो हैं वो कैसा है, डाइपोलर आयन है। देयरफॉर टुवर्ड्स विच इलेक्ट्रोड इट विल मूव विल डिपेंड अपॉन द मीडियम ऑफ सोल्यूशन। तो यानी कैटायन या एनायन, क्योंकि यहाँ ये डाइपोलर आयन है, वो किस इलेक्ट्रोड पर मूव करेगा ये भी किस पर डिपेंड करेगा, उस सोल्यूशन के मीडियम पर डिपेंड करेगा। इफ़ द सोल्यूशन इज़ स्ट्रॉन्गली एसिडिक, अगर सोल्यूशन कैसा है, स्ट्रॉन्गली एसिडिक है, देन अमीनो एसिड विल बी इन इट्स थर्ड आयन फॉर्म, जिसमें कि हमारे पास NH3CH2C डबल बॉन्ड OH प्रेजेंट है। और यहाँ पर सेम वे में जैसा कि हम इस इक्वेशन में देख रहे हैं, और इफ़ सेम वे द मीडियम इज़ बेसिक, अगर मीडियम कैसा है, बेसिक है, तो अमीनो एसिड क्या फॉर्म करेगा, जो सेकंड आयन है उसकी फॉर्मेशन करेगा। तो अगर मीडियम एसिडिक है तो ये थर्ड वाला आयन जिसमें NH3 पॉजिटिव है वो बनेगा, और यदि मीडियम कैसा है, बेसिक है, तो जो सेकंड आयन है COO नेगेटिव ये आयन बनेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द, बिकॉज द स्टार्टिंग अमीनो एसिड बीइंग अ डाइपोलर आयन, दोनों का माध्यम यदि अलग अलग हो जाता है, एसिडिक मीडियम हो या बेसिक मीडियम हो, तो हमें डिफरेंट टाइप के आयंस की प्राप्ति होती है। जैसा कि हमने कहा कि थर्ड और सेकंड आयन जो है
कैसे मीडियम्स में मिलेगा रेस्पेक्टिवली, एसिडिक और बेसिक मीडियम में प्राप्त होगा। तो ये अपने अपने पोल्स पर किस तरह से मूव करेंगे वो डिपेंड करेगा कि कैसा माध्यम वहाँ पर प्रेजेंट है। तो देयरफॉर इफ़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ अप्लाइड टू बेसिक सोल्यूशन, अब क्या है, जैसा कि हमने इस डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है कि यदि हमारा जो माध्यम है वो कैसा है, बेसिक सोल्यूशन है, तो यहाँ पर माइग्रेशन ऑफ एनायन ऑफ अमीनो एसिड विल बी एनोड की तरफ, और कैथोड की तरफ क्या होगा, जो उसका कैटायन है वो चला जाएगा। तो देयरफॉर इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ अप्लाइड टू द बेसिक सोल्यूशन ऑफ अमीनो एसिड ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ सेकेंड आयन, ये किधर को मूव करेगा, एनोड की तरफ मूव करेगा, जो कि हमें डायग्राम में दिखता है। ऐसे ही अगर एसिडिक सोल्यूशन अमीनो एसिड का है तो जो थर्ड आयन बनेगा हमारा, जो थर्ड नंबर ऑफ आयन है जिसमें NH3 पॉजिटिव बना है और सोल्यूशन हमारा कैसा है, एसिडिक नेचर का है, तो वो जो माइग्रेशन होगा कैटायन ऑफ अमीनो एसिड किधर जाएगा, कैथोड की तरफ चला जाएगा। तो माध्यम के ऊपर भी निर्भर कर रहा है कि कौन सा आयन बनेगा और किस पोल की तरफ जो है वो माइग्रेट करेगा। बट इफ इन a solution concentration of second and third ion is same, then amino acid does not move towards any electrode। अब क्या है कि पूरी तरह से बेसिक और पूरी तरह से जो सॉल्यूशन में यदि दोनों आयंस की जो उपस्थिति है वो कैसी हो जाए, लगभग उनकी कंसंट्रेशन बराबर हो जाए, तो वो किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ मूवमेंट नहीं शो करता। इन दिस पोजीशन एज मच एज मूव्स टू इन फॉर्म ऑफ कैटायंस to the anode, it moves towards cathode in same quantity and total movement becomes zero। तो यदि सेकेंड और थर्ड आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो बराबर बराबर हो जाती है तो मूवमेंट जो है वो कैंसिल आउट हो जाता है और ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि जितनी मात्रा में वो कैथोड की तरफ जाएगा उतनी ही मात्रा में वो किस पे जाएगा, एनोड पे जाएगा। तो इन ऑल जो मूवमेंट है वो कैसा हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। इट मीन्स दैट the point of acidity and basicity of a solution or that pH or hydrogen ion concentration at which any amino acid does not move any electrode by applying electric potential, it is unaffected by applying electrical field is called the isoelectric point। यानी क्या अभिप्राय हुआ कि isoelectric point वो पॉइंट है जबकि किसी भी जो हमारा सॉल्यूशन है उसकी एसिडिटी या उसकी बेसिसिटी या उसका पीएच या उसका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इस प्रकार से हो जाए कि अमीनो एसिड में जो आयंस उत्पन्न हो रहे हैं वो किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ कोई मूवमेंट ना शो करें, जिसमें कि हम इलेक्ट्रिक करंट भी पास कर रहे हैं। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर भी यदि हमारा जो अमीनो एसिड का सॉल्यूशन है उसमें उपस्थित आयंस हैं वो ना तो वो कैथोड की तरफ करे ना वो एनोड की तरफ मूव करे, ऐसी कंसंट्रेशन, ऐसी पीएच, ऐसी एसिडिटी, ऐसी बेसिसिटी या हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जब उत्पन्न होती है वो पॉइंट जो है हमारा आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहलाता है। यानी एक तरह का न्यूट्रल हो गया, तो कोई मूवमेंट नहीं है, ना एनोड की तरफ मूवमेंट है ना कैथोड की तरफ मूवमेंट है, तो वो पीएच या वो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जिस पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर भी किसी तरह का आयनिक मूवमेंट नहीं देखा जाता है, दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड एज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ एनी अमीनो एसिड इज़ कांस्टेंट, यानी हर अमीनो एसिड का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो है वो कांस्टेंट होता है। बट डिफरेंट अमीनो एसिड्स हैव डिफरेंट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स। तो कांस्टेंट वैल्यू आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की होती है हर एक अमीनो एसिड से ही हमारा अभिप्राय है कि हर अमीनो एसिड का अपना अपना आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ अमीनो एसिड्स डिपेंड अपॉन देयर स्ट्रक्चर। किस किस बात पे निर्भर करता है, वो उसके स्ट्रक्चर पे निर्भर करता है। फॉर एग्जांपल ग्लाइसिन के केस में एसिडिक कैरेक्टर इज़ ड्यू टू NH3 एंड इज़ मोर देन बेसिक कैरेक्टर ड्यू टू COO नेगेटिव। यानी ग्लाइसिन जो है, ग्लाइसिन एसिडिक कैरेक्टर किसकी वजह से, NH3 की वजह से, एंड इज़ मोर देन द बेसिक कैरेक्टर, यानी वो मोर एसिडिक नेचर का है। तो therefore in aqueous solution it easily loses proton and converts it to cation. But if some acid is added to the solution, then second ion is converted into the first ion
and equilibrium is established. Therefore in this type of amino acid the isoelectric point इसका कब आएगा, जबकि pH वैल्यू 7 से कम होगी, यानी एसिडिक नेचर यदि होगा तब इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट आ जाएगा। तो ग्लाइसिन का जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है वो लेस देन 7 pH पे ही हमें प्राप्त हो जाता है, जैसे कि pH 6.1 पर ग्लाइसिन का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट आ जाता है। ऑपोजिट टू इट एक्वस सोल्यूशन ऑफ एल्कलाइन अमीनो एसिड, यानी कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जो थोड़े एसिडिक नेचर के हैं, कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे हैं थोड़े जो एल्कलाइन नेचर के हैं। तो अभी जो ग्लाइसिन हमने लिया है वो थोड़ा सा कैसा है, एसिडिक नेचर का है, जबकि अमीनो एसिड लाइसिन जो है वो कैसा है, टूवर्ड्स एल्कलाइन नेचर है, यानी उसमें कैटायन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो इफ़ देयर स्मॉल बेस इज एडेड टू द आयन तो थर्ड आयन गेट्स कन्वर्टेड इनटू द फर्स्ट आयन और इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि यहाँ पर जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है, इस केस लाइसिन जैसे अमीनो एसिड के केस में वो pH ग्रेटर देन 7 पर प्राप्त होगा, यानी टूवर्ड्स बेसिसिटी होगा। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ लाइसिन जो है वो कौन से pH पे प्राप्त होगा, हमें 9.7 पे। तो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जो फर्स्ट आयन है वो थर्ड आयन में और इंटर कन्वर्टेबल पोजीशन पे रहते हैं, यदि हम उसमें क्या ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा स्मॉल क्वांटिटी ऑफ बेस ऐड कर देते हैं। तो जैसे ग्लाइसिन जो है एक एसिडिक अमीनो एसिड के रूप में स्टडी किया जाता है, और ऐसे ही लाइसिन जो है एक एल्कलाइन नेचर ऑफ अमीनो एसिड्स के रूप में स्टडी किया जाता है। तो इन दोनों एग्जाम्पल्स को देते हुए हमारा मेन कहने का अभिप्राय ये है कि हर अमीनो एसिड का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो है वो अलग अलग है, क्योंकि कुछ एसिडिक नेचर के हैं, कुछ बेसिक नेचर के हैं। तो ऐसे ही कुछ जो इम्पोर्टेंट अमीनो एसिड्स हैं या एक एग्जांपल्स जो हम दे रहे हैं, जैसे कि इस टेबल में दिया हुआ है कि ग्लाइसिन का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का जो pH वैल्यूज़ हैं वो दी हुई है 6.1, एलानिन की 6.0, सीरीन की 5.7, एस्पार्टिक एसिड की 2.8, ग्लूटामिक एसिड की 3.2। तो यहाँ पर जो भी हम देख रहे हैं इसमें, और ऐसे ही सिस्टीन की भी 5.0 है, प्रोलीन की 6.3 है। तो इनमें सब में क्या है, एसिडिक नेचर है, जबकि आर्जिनिन, लाइसिन और हिस्टिडीन जो कि 11.2, 9.7 और 7.5 है, इनका जो नेचर है वो टूवर्ड्स बेसिसिटी है। तो यानी हर अमीनो एसिड की प्रॉपर्टी जो है वो अलग अलग है, मोर ओवर इनका जो कैरेक्टर है वो अलग है, या हम कह सकते हैं कि इनका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो है वो कांस्टेंट वैल्यू रहता है। तो डिपेंड करता है कि इनका एसिडिक नेचर है या बेसिक नेचर है, उसके ऊपर ही आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो है वो किसी भी अमीनो एसिड का निर्भर करता है। तो दीज वर द सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमीनो एसिड्स, या जो हम स्पेशल कैरेक्टर्स माने, जैसे ज़्वेटरहाइन है, आइसोइलेक्ट्रिक नेचर है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है किसी, उसका भी इस बारे में हम स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू।